नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 पर आधारित है। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो वन लाइनर के रूप में होगा तथा हम इसकी कुछ मुख्य मुख्य बातों को जानने व समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय हैं तथा कुल 37 धाराएं हैं तथा इन धाराओं में से 5 धाराएं धारा 2, 9, 13, 26 और धारा 36 तथा अनुसूची 1 को शेड्यूल 1 को निरसित किया जा चुका है, रिपील्ड किया जा चुका है। आइए दोस्तों, इस अधिनियम की अन्य मुख्य बातों को जानते हैं। साथियों, अगली बात हम देखते हैं। सबसे पहली बात जो कि इसके प्रियम्बल से संबंधित है, तो क्या है कि प्रेसिडेंसी टाउनों की सीमाओं से परे स्थापित, अर्थात ऐसी स्थान जो कि प्रेसिडेंसी टाउन के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनमें स्थापित लघुवाद न्यायालयों से संबंधित तथ्यों को, अर्थात ऐसे तथ्य जो लघुवाद न्यायालय से संबंधित हैं, उन तथ्यों को समेकित एवं संशोधित करने के लिए प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 को पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि प्रांतीय लघुवाद अधिनियम 1 जुलाई 1987 से प्रवर्तन में है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों कि अधिनियम की धारा 4 के अनुसार लघुवाद न्यायालय से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन गठित लघुवाद न्यायालय से है तथा इनमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे किन्हीं न्यायालयों में अधिकारिता का प्रयोग करता है। हमारा अगला पॉइंट इसकी अधिकारिता से संबंधित है कि लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा वह होगी जो कि राज्य सरकार नियत करे। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे कि लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता की सीमा राज्य सरकार द्वारा नियत की जाती है। हमारा अगला पॉइंट होगा दोस्तों कि धारा 6 के अनुसार जब लघुवाद न्यायालय का गठन हो जाए तो लिखित आदेश द्वारा, धारा 6 के अनुसार लिखित आदेश द्वारा न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी तथा धारा 8 के अनुसार अन्य अपर न्यायाधीश गण की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे कि धारा 6 के अनुसार लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तथा धारा 8 के अनुसार अपर न्यायाधीश अर्थात सबॉर्डिनेट जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं दोस्तों कि एक अपर न्यायाधीश न्यायालय के न्यायाधीश की ऐसी सभी कृत्यों का निष्पादन कर सकेगा जो न्यायालय द्वारा उसे समनुदेशित किए जाते हैं, अर्थात कि जो लघुवाद न्यायालय के जज यानी जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा सबॉर्डिनेट जज को जो जो पावर दिए जाएंगे वो उन सभी कृत्यों का निष्पादन कर सकेंगे। अर्थात ऐसे कार्य जो मुख्य न्यायाधीश कर सकता है लघुवाद न्यायालय का, उसे अपर न्यायाधीश सबॉर्डिनेट न्यायाधीश भी कर सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि अपर न्यायाधीश अर्थात लघुवाद न्यायालय का न्यायाधीश अपर न्यायाधीश के समक्ष लंबित किसी कारोबार को वापस ले सकेगा उसके निपटारा करने के लिए, अर्थात कि न्यायाधीश जो है अपर न्यायाधीश से कार्यवाहियों को वापस ले सकता है, लंबित कार्यवाहियों को। अगला पॉइंट देखते हैं कि अधिनियम की धारा 12 के अनुसार लघुवाद न्यायालयों में एक अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा, अर्थात धारा 12 के अनुसार एक न्यायालय का अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो कि रजिस्ट्रार कहलाएगा तथा वह न्यायालय का मुख्य मिनिस्ट्रियल अधिकारी भी कहा जाएगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि धारा 15 के अनुसार लघुवाद न्यायालय अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित वादों को छोड़कर सिविल प्रकृति के सभी वाद जिनका मूल्य 500 रुपये तक होगा उनका संज्ञान लघुवाद न्यायालय द्वारा लिया जाएगा तथा यदि राज्य सरकार चाहे तो अपने लिखित आदेश द्वारा
उस सीमा 500 रुपये की सीमा को 1000 रुपये की सीमा तक बढ़ा सकता है। अर्थात 1000 रुपये तक के सिविल प्रकृति के सभी वादों का संज्ञान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लघु वाद न्यायालय को निर्देशित किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत लघु वाद न्यायालय की अनन्य अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार लघु वाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय किसी मामले का किसी अन्य न्यायालय द्वारा विचारण नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि न्यायालय की अनन्य अधिकारिता को धारा 16 के अंतर्गत बताया गया है, जिसके अंतर्गत लघु वाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय किसी भी मामले को किसी अन्य न्यायालय द्वारा विचारित नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं धारा 17। धारा 17 के अनुसार धारा 17 में कौन सी प्रक्रिया लघु वाद न्यायालय द्वारा अपनाई जाती है, इसे बताया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 अर्थात सीपीसी 1908 में जो प्रक्रिया दी गई है उसी प्रक्रिया को लघु वाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय सभी वादों में तथा ऐसे वादों द्वारा उत्पन्न सभी समस्त कार्रवाइयों में अनुपालन में अर्थात प्रयोग में लाया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत जब लघु वाद न्यायालय का कोई न्यायाधीश अनुपस्थित हो और कोई अपर न्यायाधीश नियुक्त न किया गया हो या अपर न्यायाधीश भी अनुपस्थित हो, उस स्थिति में रजिस्ट्रार वाद पत्र को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा, जिन कारणों पर न्यायाधीश उसे वापस या अस्वीकृत कर देता। अगला पॉइंट देखते हैं धारा 20। धारा 20 के अंतर्गत क्या है कि न्यायाधीश की अनुपस्थिति में रजिस्ट्रार स्वीकृति के आधार पर डिक्री पारित कर सकता है, जो ऐसे ही प्रभावी होगी मानो वह न्यायाधीश द्वारा पारित की गई हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि धारा 20 के अंतर्गत जो लघु वाद न्यायालय का रजिस्ट्रार होता है वो भी डिक्री को पारित कर सकता है और उस डिक्री का प्रभाव वही होगा मानो कि वह स्वयं लघु वाद न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पारित की गई हो। अगला पॉइंट देखते हैं धारा 21। धारा 21 क्या कहती है कि जबकि न्यायाधीश अनुपस्थित हो और अपर न्यायाधीश नियुक्त न हो या अनुपस्थित हो, उस स्थिति में धारा 21 के अंतर्गत न्यायाधीश के अनुदेश के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा डिक्री में निष्पादन का आदेश किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, या निष्पादन हेतु उस न्यायालय को प्रेषित किया जा सकता है जिसे कि लघु वाद न्यायालय के न्यायाधीश प्रेषित कर सकते थे। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है कि धारा 22 के अनुसार यदि न्यायाधीश अनुपस्थित है और अपर न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि अपर न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है, तो रजिस्ट्रार या मुख्य मिनिस्ट्रियल अधिकारी द्वारा वादों की कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है। एक बार ध्यान देंगे कि रजिस्ट्रार या मुख्य मिनिस्ट्रियल अधिकारी धारा 12 के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं तथा न्यायाधीश जो है वो धारा 6 के अनुसार धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं तथा अपर न्यायाधीश जो है वो इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है धारा 24। धारा 24 के अंतर्गत क्या है कि लघु वाद न्यायालयों से अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी अपील जिला न्यायालय के समक्ष संस्थित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे कि लघु वाद न्यायालय से जो अपील की जाती है, लघु वाद न्यायालय के डिक्री या आदेश के विरुद्ध जो भी अपील होगी वह जिला न्यायालय के समक्ष संस्थित की जाएगी। हमारा अगला पॉइंट है कि अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत उच्च न्यायालय लघु वाद न्यायालय द्वारा निर्णित किसी डिक्री या आदेश के बारे में कि वह विधि के अनुसार है अथवा समाधान करने हेतु मामले को अपने पास मंगा सकता है और उसका पुनरीक्षण कर सकता है। हमारा अगला पॉइंट है धारा 27। धारा 27 के अनुसार जब लघु वाद न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश इस धारा 27 के अनुसार क्या है कि लघु वाद न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश जो है इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अंतिम होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम के अध्याय 4, ठीक है दोस्तों, की धारा 27
क से 27 द तक करस्थम अर्थात डिस्ट्रेस के बारे में उपबंध किया गया है। यह अध्याय केवल महाराष्ट्र राज्य में लागू होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो धारा 28 है। धारा 28 के अनुसार कोई लघु वाद न्यायालय जिला न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन में, जिला न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षणाधीन अर्थात सुपरविजन हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, धारा 28 के अंतर्गत। अगला पॉइंट देखते हैं, धारा 30। धारा 30 के अनुसार राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा लघु वाद न्यायालय को विघटित अर्थात समाप्त कर सकती है, धारा 30 के अनुसार। अगला पॉइंट देखते हैं, धारा 37। धारा 37 के अनुसार इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित सभी आदेश जो राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप में किए जाने चाहिए उसे शासकीय गजट में प्रकाशित भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अधिनियम के प्रथम अनुसूची को संशोधन अधिनियम 1891 द्वारा निरसित किया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिसका संज्ञान लघु वाद न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा नहीं लिया जा सकता। यह ध्यान देने योग्य बात है कि दूसरी अनुसूची में ऐसी विषयों के संबंध में उल्लेख है जिनका संज्ञान लघु वाद न्यायालय के न्यायाधीश नहीं ले सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि लघु वाद न्यायालय अधिनियम की तीसरी अनुसूची प्रारूपों से संबंधित है। अगला पॉइंट कि अधिनियम की धारा, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, धारा 2, 9, 13, 26 तथा धारा 36 को निरसित किया जा चुका है। अगला पॉइंट है कि अधिनियम की अनुसूची 1 को भी निरसित किया जा चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो प्रांतीय लघु वाद अधिनियम 1887 पर वन लाइनर के रूप में। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण विषयों पे वीडियो बनाएं और आपको इसकी सूचना जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।